Hello everyone, welcome to Nishan Online Digital Platform. Today we are going to discuss remaining part of class 12th second paper. Okay, so question is question number 16 था अपन ने पहले कर लिया था. Section B. Section B का first question is a straight wire of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. एक straight wire है, a straight wire of mass 200 gram. तो कितना हो जाएगा इसका मास जो है वो 200,000 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.2 kg एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर. कितना करंट कैरी कर रहा है? सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी. ये करंट जो कैरी कर रहा है वो कितना है? 2 एम्पियर. 2 एम्पियर करंट का वैल्यू है. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपने को बताना है. मास जो है 0.2 kg है, लेंथ इज 1.5 मीटर, करंट इज 2 एम्पियर. अब जब ये सस्पेंडेड है मैग्नेटिक फील्ड में तो मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इसको बैलेंस कर रहा है. मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? बिल. और यहाँ पे अगर बात करूंगा तो वेट फोर्स जो होगा वो mg होगा. थीटा जो है वो 90 है. मैग्नेटिक फोर्स जो है करंट कैरिंग कंडक्टर पे कैसे लगता है? जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है. तो अपने को पता है कि राइट हैंड पाम रूल अपन यूज में ले सकते हैं. तो करंट की अगर बात करूं, करंट की डायरेक्शन जो ये है, अच्छा वेट फोर्स कहां होगा? डाउनवर्ड, mg. तो ऊपर बैलेंस करने के लिए फोर्स ऊपर होना चाहिए. तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो ऐसा होना चाहिए. तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन थंब रिप्रेजेंट करेगा. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड होगी तो फोर्स पाम के परपेंडिकुलर, मींस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है. ठीक है, तो दोनों को बैलेंस कर देंगे, इक्वलाइज कर देंगे तो mg इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बिल. ठीक है, तो b की वैल्यू अगर निकालनी है तो क्या हो जाएगा? mg बाय l. m की वैल्यू कितनी है? 0.2, g 9.8, i is 2 एम्पियर, 1.5 जो है लेंथ ऑफ द कंडक्टर है. तो आंसर जो आ जाएगा 0.65 टेस्ला. दोनों को इक्वलाइज करके आंसर आया 0.65 टेस्ला. ओके. State Faraday's law, electromagnetic induction. So what is Faraday's law? Faraday's law is if there is a change in magnetic flux related to a coil, then an EMF induced at the ends of the coil. If circuit is closed, then current also used to flow in the circuit, in the coil. और EMF जो होता है the rate of change in flux के माइनस साइन आता है, नेगेटिव साइन ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे अगर मान लो इक्वलिटी साइन लगा तो कांस्टेंट आ जाएगा n, तो डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इज द फेराडेज लॉ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ n टर्न्स एंड क्रॉस सेक्शन एरिया a एंड लेंथ जो है l है. Self inductance of a long solenoid. If we have a solenoid, length is L, area is A. अच्छा एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा? एरिया का डायरेक्शन जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा. अच्छा मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है ना सोलेनॉइड, उसका डायरेक्शन भी सेम है. तो सबसे पहले अपन फ्लक्स की बात करते हैं रिलेटेड टू अ सिंगल कॉइल. डैश लगा देता हूं तो क्या हो जाएगा? BA cos थीटा. तो फ्लक्स डैश B क्या हो जाएगा? सोलेनॉइड का इंटेंसिटी क्या होता है? म्यू नॉट NI. एरिया की जगह पे एरिया और cos थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री. तो दिस इज फ्लक्स रिलेटेड टू अ सिंगल कॉइल. n को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं. दिस ओके. सो टोटल फ्लक्स रिलेटेड टोटल फ्लक्स इज व्हाट? फ्लक्स रिलेटेड टू सिंगल कॉइल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स. सो फ्लक्स इज व्हाट? म्यू नॉट n होगा तो n स्क्वायर IA डिवाइड बाय L. दिस इज फ्लक्स. वी नो दैट फ्लक्स इक्वल्स टू LI. तो इक्वलाइज करेंगे तो LI इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर IA डिवाइड बाय L. I से I कट जाएगा तो L इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइड बाय L. अच्छा स्मॉल n की टर्म में रिप्रेजेंट करना है तो L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो दिस इज n स्क्वायर L स्क्वायर and n by L is small n, तो म्यू नॉट स्मॉल n का स्क्वायर A multiplied by L. This is the self inductance for a solenoid. Okay, next question is state ampere circuital law expressing
in it the integral form distinguish between Biot-Savart's law and Ampere-Circuital law. Okay, Ampere-Circuital law अपने को बताना है. If there are an path which is Amperian path and some wires are passing through the Amperian path. Okay, there is a current I1, there is a current I2 and this is the current I3. Okay. तो यहाँ पे कुछ वायर्स है जिनमें कुछ करंट्स है. अब करंट से रिलेटेड अगर मान लो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में अपन ने एक अनसिमेट्रिकल एम्पीरियन पाथ बनाया, तो उसमें क्या होगा कि क्लोज इंटीग्रल ऑफ BDL which will be equal to mu naught summation of I. So what is Amperial law? अच्छा, this is what is this? This is close integral of magnetic field. तो लाइन भी है तो मतलब लेंथ को है तो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट रिलेटेड टू द एम्पीरियन पाथ. दिस इज द एम्पियर्स लॉ. अच्छा, साइन कन्वेंशन यूज में लेना पड़ेगा. अगर I1 I2 को अगर प्लस कंसीडर कर रहे हैं तो I3 विल बी माइनस. देन B वेक्टर डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट I1 प्लस I2 माइनस I3. दिस इज द एम्पियर सर्किटल लॉ. और अपने को ये बताना है कि बायो-सेवर्ट्स लॉ से कैसे डिफरेंट है. बायो-सेवर्ट्स लॉ में अपन क्या करते हैं, क्लोज सरफेस लेते हैं. दिस इज अ क्लोज सरफेस और इसमें कुछ चार्जेस होते हैं Q1, Q2, Q3, Qn. तो ऐसे कुछ चार्जेस होते हैं. तो यहाँ पे करंट होगी, यहाँ पे एक एम्पीरियन पाथ बनाते हैं. दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस इज अ क्लोज सरफेस. और इससे रिलेटेड क्या होगा, E डॉट DA विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो किसका है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस इज क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पे अपन जब स्मॉल पार्ट लेते हैं तो अपन स्मॉल एलिमेंट्री एरिया लेते हैं एंड इन द एम्पीरियन पाथ वी टेक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ. सो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम बायो-सेवर्ट्स लॉ. Okay, next question is define the current sensitivity of a galvanometer. So current sensitivity is SI. This is called deflection in galvanometer per unit current. What is this? This deflection in galvanometer per unit current. Unit current में कितना deflection आ रहा है, which is called current sensitivity. We know that C phi equals to B I N A. So I will be C phi divided by B N A. ओके, तो SI इक्वल्स टू फाई डिवाइड बाय C फाई डिवाइड बाय BNA. फाई से फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दिस इज BNA डिवाइड बाय C. वी नो दैट C डिवाइड बाय BNA इज K. तो दिस इज BNA डिवाइड बाय C, so दिस इज 1 अपॉन K. दिस इज करंट सेंसिटिविटी. यूनिट क्या होगा डिफ्लेक्शन के लिए, क्या हो जाएगा, रेडियन पर एम्पियर. So this is current sensitivity. Next question is what are behavior of magnetic field lines due to a diamagnetic substance. Diamagnetic substance की वजह से अपने को magnetic field lines का behavior अपने को show करना है. Okay. So diamagnetic substance जो होता है, if we have a diamagnetic substance, then field lines are used to move outside from the diamagnetic material. Most of the field lines are used to move from outside the diamagnetic material because this is magnetized in the opposite direction of external field. This is used to move from higher magnetic field to lower magnetic field. Okay, this is weakly repelled by the external field. So field lines are used to move outside the material. So this is the behavior of magnetic field lines for a diamagnetic material. A long solenoid of 20 turns per centimeter. 20 turns per centimeter. This is number density 20 turns per centimeter. Okay, small n is number of turns per unit length. तो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो क्या हो जाएगा, अपन डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 से डिवाइड करेंगे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए. तो n विल बी 2000 टर्न्स पर यूनिट मीटर. ओके, तो 2 सेंटीमीटर हैज ए स्मॉल लूप ऑफ एरिया जो दे रखा है लूप का विच इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर. 2 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर.
Place inside it with the normal of the loop parallel to the axis. Find the voltage across the small loop if the current in the solenoid varies from 2 ampere to 4 ampere in 0.2 second. Okay, number of turns जो दे रखा है वो कितना था 2000. ओके आ गया. एरिया दे रखा है कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. टाइम का जो वैल्यू दे रखा है 0.2 सेकेंड एंड चेंज इन करंट इज 2 एम्पियर. ओके आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो दे रखा है B इक्वल्स टू क्या आ जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटेंसिटी. सो ईएमएफ जो होगा डीबी मतलब इंटेंसिटी द रेट ऑफ चेंज इन इंटेंसिटी क्या हो जाएगा. क्या पूछा गया आपने से ईएमएफ पूछा ना. तो ईएमएफ इज व्हाट डी फाई बाय dt. तो d बाय dt फ्लक्स विल बी बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री थीटा. ठीक है. तो B जो है वो कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे अगर मतलब एरिया कांस्टेंट है लूप का तो एरिया को बाहर निकालें तो dB बाय dt. तो एरिया dB बाय dt. अब इंटेंसिटी जो है म्यू नॉट एन आई है तो म्यू नॉट आई इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएंगे. एरिया भी बाहर है तो di बाय dt. एरिया की वैल्यू अपन ने पुट कर दी. म्यू नॉट का वैल्यू 4.2 10 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए 2000 और चेंज इन करंट के लिए 2 आ रहा है. टाइम के लिए 0.2 सेकेंड. देन इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 22.62 into 10⁻⁻7 वोल्ट. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 6 जूल पर टेस्ला इज अलाइंड एट 660 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म. ये 60 डिग्री है. 60 डिग्री aligned with 60 degree with the uniform external magnetic field of this 0.44 Tesla. Calculate the torque on the magnet in the final orientation in the case. Final orientation में अपने को torque बताना है. So torque will be mb sin theta. क्या है a bar magnet of magnetic moment. एक bar magnet है this aligned at a 60 degree. एक uniform field के साथ एक बार मैग्नेट जो है वो 60 डिग्री पे अलाइंड है. दिस इज 60 डिग्री. कैलकुलेट द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन द फाइनल ओरिएंटेशन ऑफ द केस. अपने को फाइनल ओरिएंटेशन का मैग्नेटिक मोमेंट अपने को बताना है. 60 डिग्री पे अगर बात करूं ये है तो सॉल्यूशन जो है उसमें क्या है फाइनल ओरिएंटेशन जो है वो 0 डिग्री का भी अपन कर सकते हैं. अब 0 डिग्री जैसे फाइनल ओरिएंटेशन जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज अ बार मैग्नेट which is a bar magnet of magnetic moment of this is aligned at 60 degree with the uniform external magnetic field of this 0.44 Tesla. Calculate the torque on the magnet in the final orientation in the case. Final orientation में अपने को आई बात सुना. फाइनल ओरिएंटेशन क्या है कि अगर इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो एंगल विल बी 0 डिग्री. एंगल विल बी 0 डिग्री. तो 0 डिग्री हो जाएगा तो फिर उस केस में जो बार मैग्नेट है वो इस तरीके से अलाइन हो जाएगा. तो थीटा विल बी 0 डिग्री. थीटा 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा. साइन 0 डिग्री पुट करोगे फाइनल ओरिएंटेशन में तो आंसर विल बी 0 आएगा. ओके फाइनल ओरिएंटेशन में पूछा था. बाकी अगर अपन ऐसे निकाले तो उसमें 60 डिग्री एंगल पुट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज द ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू इट motion in a magnetic field is called motional EMF. It is produced due to the magnetic Lorentz force acting on the force electrons on the conductor. Okay, this is the diagram. For a circular circuit shown in figure, if a conductor of length is L moves with a velocity v velocity से move कर रहा है in a magnetic field B perpendicular to both its length and the direction of the magnetic field, then all the induced parameters are possible in the circuit. If a conductor moves, then EMF will be BVL. ठीक है. तो EMF कितना इंड्यूस होगा BVL. Okay. So questions are direction of current induced in a wire moving in a magnetic field is found using. अच्छा डायरेक्शन किससे देखते हैं. डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से देखते हैं. डायरेक्शन जो है वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से. अब अपने को पता है इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा
मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। आई बात समझ में, करंट जो मूव कर रही है वो अगर बात करूंगा तो सॉरी फ्लेमिंग्स लाइट एंड रूल से देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्ड है। और यहाँ पे अगर बात करो कंडक्टर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो करंट क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से अपन इसका डायरेक्शन देखते हैं। अ कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ L is moving in the transverse magnetic field. Transverse मतलब vertical. Magnetic field of strength B with velocity V, the resistance of the rod is R, the current in the rod is. अच्छा EMF क्या होता है? EMF is BVL और EMF अगर ये है तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BVL डिवाइड बाय R। आई बात समझ में, करंट क्या होता है, EMF डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तो BVL डिवाइड बाय R, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट पार्ट इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर EMF इन MK सिस्टम विल बी। EMF का डायमेंशन अपने को बताना है, तो EMF के लिए पोटेंशियल, EMF पोटेंशियल होता है तो वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का डायमेंशन होता है M1 L2 T-2 और चार्ज का A1 T1, तो क्या हो जाएगा M1 L2 T-3 A-1, दिस इज द डायमेंशन M1 L2 T-3 A-, दिस इज द राइट आंसर। ओके, सेक्शन C, using Biot-Savart's law obtain the expression for the magnetic field due to a circular coil carrying a current at a point along the axis। Biot-Savart's law के थ्रू अपने को क्या करना है, सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे अपने को इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। ओके, दिस इज द सर्कुलर कॉइल, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, आर रेडियस का सर्कुलर कॉइल है, दिस इज द सेंटर, और इसके एक्सिस पे एक्स सेपरेशन पे अपने को इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं dl, सो डायरेक्शन विल बी ideal इज दिस। यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ ले लेते हैं dl, तो डायरेक्शन इज ideal। दिस इज करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। अच्छा, जहां ऑब्जर्वेशन पॉइंट है उसको dl से मिला देते हैं, तो ये से मैच करवा दिया। अब यहाँ पे करंट जा रही है, जैसे ये लूप है, लूप में अगर मान लो करंट जा रही है ऐसा, तो ऊपर जो होगी टेंजेंशियली करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा। अच्छा, मैं थंब को अगर करंट की डायरेक्शन में करता हूँ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। एज इट इज लूप में अगर करंट नीचे आ रही है तो नीचे आ रही है, तो डाउनवर्ड अगर बात करूंगा तो टेंजेंशियली करंट का होगी इनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। मान लो ये एंगल अल्फा है, दिस इज ऑल्सो अल्फा, दिस इज आर। व्हाट इज आर? आर इज द सेपरेशन बिटवीन डीएल एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। दिस इज आर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, √r² प्लस x², दिस इज आर। अच्छा, अल्फा है तो यहाँ पे इसके ये भी dB होगा और ये भी, दिस इज ऑल्सो dB। कॉम्पोनेंट होंगे, एक कॉम्पोनेंट ऊपर एक नीचे, ऐसे ही नीचे वाले का एक नीचे और एक ऐसा। अच्छा, दिस इज अल्फा, दिस इज 90, दिस इज 90 माइनस अल्फा, दिस इज ऑल्सो 90, सो दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। तो dB cos अल्फा एंड dB sin अल्फा, एज इट इज dB cos अल्फा एंड dB sin अल्फा। डन। तो यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, नेट नहीं आ रहा क्योंकि अपने पूरे लूप के लिए कैलकुलेट था, तो उसको भी मैं dB नेट, अभी फाइनल नेट नहीं आया इसलिए अपन dB नेट ही लिख रहे हैं। तो कितना है, 2 dB साइन ऑफ अल्फा, 2 dB साइन ऑफ अल्फा। अच्छा, dB बायो-सेवर्ट्स लॉ से लिखेंगे, dB इज व्हाट, μ0 अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइड बाय r²। थीटा इज एंगल बिटवीन स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ dl एंड r सेपरेशन। तो यहाँ पे अगर बात हो लूप बीच में से खाली है तो दिस इज 90 डिग्री, तो साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो dB की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, μ0 IDL डिवाइड बाय 4 पाई r²। अच्छा, साइन अल्फा ट्राइंगल से निकाल लेंगे, तो मैं वैल्यू पुट करता हूं, सो dB नेट 2 dB मतलब μ0 अपॉन 4 पाई IDL डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे r² हो जाएगा, साइन 91 हो गया। और साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस ट्राइंगल से किसी भी एक ट्राइंगल साइन अल्फा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, सो r डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इज आल्सो r। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड,
नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन dB नेट। अच्छा, अपने को पता है 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, नीचे आर क्यूब हो गया और इंटीग्रेशन होने वाला है डीएल का, और यहाँ पे 0 to b नेट। ओके, अच्छा डीएल का इंटीग्रेशन होगा तो डीएल अगर मान लो, अच्छा मैं सिंगल डीएल लेता तो मुझे कितना रोटेट करना पड़ता, 2 पाई। अब अपने पास जो रिजल्ट आया है 2 dB sin अल्फा विच इज द रिजल्ट ऑफ 2 DL, तो अब अपने को 2 DL का एक साथ रिजल्ट मिला है, तो अपने को कितना रोटेट करना है, हाफ ही रोटेट करना है, मतलब 0 to, जैसे पहले पूरा करते 2 पाई आर, तो 0 to पाई आर। तो यहाँ पे अगर बात करो बी नेट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, आर को क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये रूट का होल क्यूब, और यहाँ पे अगर बात करो एल आ जाएगा, एल पे लिमिट क्या होगी 0 to पाई आर, कैपिटल आर। सो बी नेट इज व्हाट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर, और यहाँ पे अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे पावर क्यूब थी तो कितना हो जाएगा 3/2। सिंगल टर्न के लिए अगर बात करूं ये ऐसा हो जाएगा, सिंगल टर्न के लिए यहाँ पे 2i, ये ऐसा आई आ गया, ज्यादा टर्न्स होंगे तो क्या हो जाएगा n से मल्टीप्लाई, तो बी नेट इज व्हाट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2n, नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे 2i, दिस इज पाई आर स्क्वायर एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज with the help of neat and label diagram explain the principle and working of a moving coil galvanometer। so moving coil galvanometer अपने को explain करना है। moving coil galvanometer इसमें non metallic case होता है, this is the non metallic case। अब moving coil galvanometer में भी 2 types होते हैं, suspended type, pivoted type। अब हम suspended type देख रहे हैं, तो this is north and south pole of a magnet and these are concave pole pieces। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए अपन इस तरीके से कॉनकेव पोल पीसेस बना रहे हैं। सो दीज आर कॉनकेव पोल पीसेस, यहाँ पे एक टॉर्जन ऐड होगा, दीज आर टर्मिनल्स, यहाँ पे एक स्पाइरल स्प्रिंग लगा के अपन, और इंटेंसिटी इंक्रीज करने के लिए अपन एक सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर इंसर्ट करते हैं सिलेंड्रिकल। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। फर्स्ट टर्मिनल का यहाँ पे कनेक्शन कर देते हैं और सेकंड टर्मिनल का कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे एक मिरर प्लेस करते हैं, यहाँ पे एक मिरर प्लेस करते हैं, डन। सो दिस इज द डायग्राम फॉर सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर। अच्छा सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वेनोमीटर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर के फ्रंट में वॉल के ऊपर अपन क्या करते हैं, एक टॉर्च को अरेंज करते हैं, जिससे टॉर्च इसके ऊपर इंसिडेंट होती है, लाइट इंसिडेंट करती है, और जब ये रोटेट करता है तो लाइट भी इसके साथ साथ रोटेट करती है, और सामने स्केल पे अपने को रीडिंग मिलती है। ओके, अच्छा वर्क कैसे करता है, तो ये नॉर्थ और साउथ पोल क्यों अरेंज किए गए, स्ट्रेट फेसेस क्यों नहीं लिए गए, क्योंकि स्ट्रेट फेसेस से क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट होता है, लेकिन अपने को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अपन जनरेट करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से अपन जनरेट करते हैं। अच्छा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से अगर मान लो जैसे अपन ये भी बार मैग्नेट का या फिर ये रेक्टेंगुलर लूप का, रेक्टेंगुलर लूप का फेस अगर अपन देखें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू एरिया के साथ में, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में हमेशा एंगल थीटा जो होता है वो 90 डिग्री मेंटेन होता है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अपन इसलिए जनरेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं जी, दिस इज अप्लाइड टॉर्क, और अप्लाइड टॉर्क इज बिना साइन थीटा। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो टॉर्क अप्लाइड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिना, ऑलवेज 90 रहेगी।
अब जैसे ही टॉर्क अप्लाई किया, मान लो अपने अच्छा करंट की वैल्यू फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, एरिया फिक्स है, तो जो अप्लाइड टॉर्क है वही फिक्स है। फॉर एग्जांपल जो टॉर्क है वो मान लेते हैं 10 वैल्यू का है, 10 वैल्यू का टॉर्क अपन ने अप्लाई किया। अब टॉर्क लगने से ये रेक्टेंगुलर कॉइल क्या होगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ट्विस्ट करना स्टार्ट करेगा। यहाँ पर एक फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर यूज अपन लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पाइरल स्प्रिंग अपन ने यूज में ले रखा है। तो ये दोनों क्या होगा, ट्विस्ट करना स्टार्ट होगा। अब जैसे ही वो ट्विस्ट करेगा, घूमेगा, वैसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा। क्या लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क। जैसे रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे रीस्टोरिंग टॉर्क एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टॉर्क रीस्टोरिंग इज कांस्टेंट आ जाएगा, तो सी कांस्टेंट आ जाएगा। सी इज टॉर्क पर यूनिट डिफ्लेक्शन या टॉर्जनल कांस्टेंट। अच्छा क्या होगा, जैसे ही आपने 10 वैल्यू टॉर्क अप्लाई किया और ये घूमना स्टार्ट हुआ, जैसे ये घूमना स्टार्ट हुआ तो अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट होगा। अब जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग टॉर्क बढ़ेगा, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू, अप्लाइड टॉर्क इज 10 एंड रिस्टोरिंग इज गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो 1 2 3 ऐसे करते करते 10 तक पहुंचेगा। जब दोनों 10 हो जाएंगे तो उसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो टॉर्क अप्लाइड will be equals to torque restoring. Applied torque is beta and restoring torque is C phi. So I will be C phi divided by BNA. C phi divided by BNA constant है तो इसको अपन K बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। और अगर मैं कांस्टेंट होता तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ गैल्वेनोमीटर। Okay, next question is prove that the motional EMF produced due to rotational motion of a rod is B omega L square divided by 2. अपने को मोशनल EMF बताना है तो इसके लिए मान लेते हैं कि दिस इज अ कंडक्टर विच इज रोटेटिंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म विच इज इनवर्ड एंड दिस इज द कंडक्टर विच इज रोटेटिंग। अब ये जो कंडक्टर है वो एल लेंथ का है। अब अपने तो जो देखा है, हमने क्या पढ़ा है क्लासेस में कि जो अपन ने अच्छा जो कंडक्टर है ईएमएफ इंड्यूस करता है वो क्या होता है, मूविंग कंडक्टर, ना कि रोटेटिंग कंडक्टर होता है। तो इसलिए अपन इसमें मान रहे हैं क्योंकि इसके हर पार्ट का, अच्छा एक रिजिड बॉडी है तो उस केस में इसके हर पार्ट का आई बस रोटेशनल मोशन कर रही है, हर पार्ट का वेलोसिटी क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि रेडियस अलग होता है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा से, ओमेगा कांस्टेंट होता है तो रेडियस अलग है तो वी बी, तो हर पार्ट का v अलग है, ये अलग वेलोसिटी से रोटेट करेगा, ये अलग से रोटेट तो पूरे पार्ट कर रहा है, इसलिए अपन इसमें यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट मान लेते हैं dx एट द लेंथ ऑफ x, जिसका वेलोसिटी अपन दिखा देते हैं v। ओके, तो ईएमएफ जो हमने पढ़ा था वो बीवीएल पढ़ा था। ईएमएफ जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, बीवीएल। छोटे से पार्ट का किया है तो छोटा सा ईएमएफ हो जाएगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड बी है, v उसका वेलोसिटी है और l उसका लेंथ है, लेंथ इज dx। ओके, वी नो दैट v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v इक्वल्स टू r की जगह पे क्या आ जाएगा, इसका r कितना है x, और ओमेगा यहाँ पे पुट करेंगे तो d इज व्हाट, b r ओमेगा x ओमेगा और यहाँ पे dx। सो टोटल के लिए अगर बात करें इंटीग्रेशन कर देंगे तो de इक्वल्स टू bx ओमेगा dx, 0 टू e कर देंगे और यहाँ पे अच्छा यहाँ पे dx का मिनिमम वैल्यू कितना है 0, मैक्सिमम कितना है l, तो 0 टू l कर देंगे। तो दिस इज ईएमएफ, b कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, x के रेस्पेक्ट में x का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट डल जाएगी 0 टू l। सो ईएमएफ इज व्हाट, b ओमेगा, यहाँ पे पुट करूंगा तो l स्क्वायर बाय 2, दिस इज द रोटेशनल ईएमएफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने को डिफाइन करना है, उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। ओके, तो देयर इज अ कॉइल which consists of battery, key and a rheostat, and there is also a coil which consists of galvanometer with a needle. If there is a increment in the current, अच्छा बैटरी से करंट स्टार्ट होगा तो there is a increment in current, अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज करता है करंट इंक्रीज करेगा
तो यहाँ पे इससे रिलेटेड जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, एंड दिस फ्लक्स ऑल्सो रिलेटेड विद द सेकेंडरी कॉइल, द फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल ऑल्सो रिलेट विद द सेकेंडरी कॉइल। और यहाँ पे अगर मान लो फ्लक्स करंट इंक्रीज करी तो फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा, तो जो इंक्रीज फ्लक्स है वो इससे रिलेट करेगा। और लेंज लॉ क्या कहता है कि वो हमेशा अपनी जनरेशन का अपोजिशन करता है, इसका मतलब फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहता है, इसलिए करंट का जो डायरेक्शन होगा वो उसको उल्टा कर देगा। समझ में आती बात? तो करंट का डायरेक्शन अगर मान लो ऐसा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। दिस इज आइडियस, दिस इज अप्लाइड करंट। ओके, तो यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड्स ऑफ द कॉइल, एंड एक करंट आल्सो इंड्यूस होगा विच इज इंड्यूस्ड करंट। अच्छा, यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल के फ्लक्स को अपन 2-1 लिख रहे हैं। फ्लक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट ड्यू टू फर्स्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पे अगर हुआ तो प्राइमरी कॉइल के करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना करंट इसका बढ़ेगा उतना ही अगर बात तो फ्लक्स में वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पे एक इक्वलिटी साइन आ जाएगा विच इज एंड कांस्टेंट आ जाएगा M21, एंड दिस इज I। दिस इज म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। तो ये अपन ने पहले देखा कि क्या होता है। नेक्स्ट पार्ट इज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड ऑफ सेम लेंथ वन ओवर द अदर। अच्छा, ये क्वेश्चन लास्ट है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है तो अपन ये देखते हैं। तो यहाँ पे अगर बात हो म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने को बताना है। देयर इज टू कॉइल्स, दिस इज द दिस इज अ सोलेनॉइड कॉइल 1 या 2, जो भी आप इसे नाम देना चाहो, एंड देयर इज अदर कॉइल, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे हैं। ओके, इसमें जो करंट जा रही है वो I1 करंट है, और I1 करंट इससे बाहर आ रही है। कैपिटल I1 लिख दें, कैपिटल करते हैं। इसमें जो करंट जा रही है सेकंड कॉइल में वो I2 करंट है, और I2 करंट इससे बाहर आ रही है। अच्छा, इसका एरिया जो है वो दिस इज A2, दिस इज A1, नंबर ऑफ टर्न्स आर N1 एंड नंबर ऑफ टर्न्स आर N2। सबसे फर्स्ट अपन फर्स्ट कॉइल के करंट को, फर्स्ट कॉइल के फ्लक्स को सेकंड से रिलेट करेंगे। तो इंटेंसिटी में फर्स्ट की लिखता हूं, तो इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1 I1। ओके, तो म्यू नॉट N1 की जगह पे क्या लिख सकता हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, लेंथ दोनों का सेम है, और I1 दिस इज इंटेंसिटी। अब इसको रिलेट करना है सेकंड कॉइल से, तो फ्लक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। अच्छा, अभी अब सिंगल टर्न से रिलेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी विच इज B1, एरिया किसका लिया जाएगा, सेकंड का, अभी तो सेकंड का ही लेंगे, और कॉस ऑफ 0 डिग्री। अब एरिया की अगर बात करूं तो अपने को एरिया सेकंड का लेना है। जैसे अपने को पता है कि करंट जो है फर्स्ट में, तो फील्ड लाइन जो पास हो रही है वो फर्स्ट से हो रही है, लेकिन रिलेट सेकंड से करना है। दिस इज A1, दिस इज A2, रिलेट अपने को सेकंड से करना है, लेकिन सेकंड के भी कितने, ओनली इतने पार्ट से फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो A2 की जगह पे क्या रिप्लेस हो जाएगा, A1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A1 लिख सकते हैं। ओके, तो phi21 डैश B1 की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट N1 L I1 और A1 cos 0 डिग्री 1 हो गया। तो ये सिंगल टर्न के लिए, समझे नहीं समझे, ज्यादा टर्न्स होंगे तो phi21 डैश सिंगल टर्न का मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकंड, सेकंड के टर्न से रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे phi21 इज व्हाट, म्यू नॉट N1 N2 भी आ जाएगा, I1 A1 डिवाइड बाय L। दिस इज द फ्लक्स, वी नो दैट phi21 इज M21 एंड I1, दोनों को इक्वलाइज कर देंगे तो M21 I1 म्यू नॉट N1 N2 I1 A1 डिवाइड बाय L। I1 से I1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो M21 इज व्हाट, म्यू नॉट N1 N2 A1 डिवाइड बाय L। स्मॉल n की टर्म में लिखना है तो L से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो M21 इज व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट, स्मॉल n1 नंबर ऑफ टर्न्स पर स्मॉल n2 A1 मल्टीप्लाइड बाय L। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लास्ट क्वेश्चन। तो अपन यहाँ तक इतना पढ़ते हैं, बाकी जो आगे के पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए निशान क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू।